नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दों को लेकर के हाजिर हूँ। उनमें से एक मुद्दा बेहद ही दुखद है जो कि आज विशाखापत्तनम में घटित हुआ। हमें अफसोस है कि ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं हमारे देश में। चलिए शुरू करते हैं इन मुद्दों को। तो सबसे पहला मुद्दा है गैस त्रासदी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि विशाखापत्तनम के आरएस वेंकटपुरम जो एक गांव है में एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में सुबह लगभग 3 बजे गैस लीक हो गई। क्या हुआ? जैसे ये गैस लीक हुई तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव के कारण अब तक 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 8,000 लोग, 800 नहीं 8,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से कई तो हॉस्पिटल्स में एडमिट भी हैं। ठीक है, यह कंपनी लॉकडाउन के चलते बंद थी, अतः इन्हें पुनः खोलने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान गैस का रिसाव हुआ वहाँ पर। यह फैक्ट्री एलजी पॉलीमर्स प्लांट है विशाखापट्टनम में, और वहाँ पर यह घटना घटित हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इसमें 2 गैसेस की बात की गई है, एक पीवीसी और दूसरी स्टायरीन गैस। कहा जाता है कि ये 2 गैसें लीक हुई हैं और स्टायरीन गैस पे ज़्यादातर लोगों का फोकस है, लेकिन साथ साथ पीवीसी भी लीक हुई है। तो पीवीसी गैस क्या होती है, आइए देखते हैं। तो पीवीसी गैस को 1926 में वाल्डो सेमान नामक एक वैज्ञानिक ने प्लास्टिक में परिवर्तित किया था। आज के समय में अगर पीवीसी को देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे भरोसेमंद प्लास्टिक उत्पाद माना जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप्स का प्रचार सलमान खान को करते हुए आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, तो उसी पीवीसी की बात हो रही है जो आप लोग घरों में पाइप वगैरह यूज करते हैं। तो एक तो पीवीसी है भरोसेमंद प्लास्टिक में, 2 और हैं, एक तो पॉलीथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन। पीवीसी का प्रयोग बिल्डिंग मटेरियल जो घर बनते हैं उनके मटेरियल्स बनाने, जैसे पाइप, खिड़कियों के फ्रेम, दरवाजे, टंकी आदि बनाने में किया जाता है, क्योंकि सस्ता, लंबा चलने वाला और मजबूत होता है, यानी सस्ता, टिकाऊ और मजबूत। पीवीसी के नुकसान क्या हैं? तो पहली चीज़, इसके संपर्क में आने से आंखों में तेज जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही अगर जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, अक्सर उनमें ये शिकायत रहती है कि उनके सिर में दर्द हो रहा है और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें। इसके अलावा महिलाओं एवं पुरुषों पर कई अन्य समस्याएं भी ये क्रिएट करती हैं। दूसरी गैस है स्टायरीन गैस, जो सबसे ज़्यादा न्यूज में रही। ये सिर्फ एक गैस नहीं है, ये सॉलिड और लिक्विड रूप में भी किसी भी चीज़ में पाया जा सकता है। फलों में भी स्टायरीन मिलता है, सब्जी में मिलता है, मूंगफली में भी मिलता है, मांस में मिलता है। तो एक कूट दे करके या एक कथन दे करके बताया जा सकता है कि क्या स्टायरीन गैस फलों, सब्जियों, मूंगफली, मांस आदि में पाया जाता है। इस तरह के एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, परंतु उन सब चीज़ों में इनका स्तर बहुत ही कम होता है। यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में है तो फिर यह गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाक, मुंह, छूने आदि से जा सकती है। अब दरअसल स्टायरीन गैस जो है वो एक रंगहीन तरल पदार्थ है, जो हवा के संपर्क में आते ही गैस बनकर हवा के साथ फैलने लगता है। दूसरी चीज़, अगर ये स्टायरीन प्योर रहे, पूर्ण असली रूप में रहे, तो एक मीठी गंध यानी अच्छी सुगंध, खुशबू के साथ रहती है। लेकिन जो कंपनियां हैं इसमें अधिकतर वो एल्डिहाइड को मिश्रित कर देती हैं, जिससे इससे बदबू आने लगती है, ताकि आभास हमें होता रहे। अच्छी खुशबू आने पर हम थोड़ा सा आभास नहीं करते, किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अलग अलग कंपनियों में इनका ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल होता है। फिलहाल इन दोनों गैसों के लीक होने की बात कही जा रही है कि ये 2 गैस लीक है। कौन कौन सी? एक तो स्टायरीन और दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्टायरीन का उपयोग पैकेजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, घरों में इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, चाय के कप, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। ये गैस हवा, पानी, मिट्टी, कहीं भी आपके शरीर में कहीं से भी जा सकती है। मतलब सॉइल प्रदूषण में भी अपना रोल प्ले करती है, एयर पोल्यूशन में भी और वाटर पोल्यूशन में भी। तो हर एक चीज़ को पोल्यूटेड बना सकती है और वो किसी भी माध्यम से आपके शरीर में इंटर कर सकती है।
स्टाइरिन गैस प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से उत्सर्जित धुएं से भी निकलता है। दूसरी चीज़, इसके अलावा ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सिगरेट, फोटोकॉपी मशीन से भी उत्सर्जित होता है। यदि कोई व्यक्ति स्टाइरिन गैस सूंघता है तो उसके आंखों से देखने में दिक्कत होने लगती है, रंग पहचानने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अधिक थकान महसूस करता है, हमेशा उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं नशे में हूँ, ध्यान लगाकर किसी काम को करने में प्रॉब्लम होती है और सुनने की समस्या तथा लीवर प्रॉब्लम भी होने लगती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सीएनएस को प्रभावित होना, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है। अभी जो ये घटना घटी आंध्र प्रदेश में, तो मानवाधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है इसको लेकर के, और साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से इलाज और बचाव को लेकर के रिपोर्ट मांगी। नोटिस नहीं मांगी, रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सीएम जगनमोहन रेड्डी ने वहाँ पे मुआवजे का ऐलान किया कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए, अन्य जो पीड़ित हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए, जो हॉस्पिटल में खासकर एडमिट हैं, और जो हॉस्पिटल से जिन्हें छुट्टी मिल गई उन्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि 5 सदस्यीय एक कमेटी गठित की जाएगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और क्या क्या इसमें फॉल्ट्स रहे। केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टीम को भेजी, जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, तो सीबीआरएन कहाँ से भेजी गई है? पुणे से। नेक्स्ट आता है, ऐसा माना जाता है कि 500 केजी के 2 टैंक थे और जिनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उनसे ऊष्मा उत्पन्न यानी हीट जनरेट हुआ तेजी से और जिससे रिसाव हो गया है। ठीक है। इसके अलावा एक और घटना घटी दोपहर में 2 बजे के आसपास। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित एक पेपर मिल में भी उस समय एक हादसा हो गया जब मजदूर मिल में स्थित टैंक को साफ कर रहे थे, तो गैस लीक हो गई वहाँ पर भी। इसमें 7 मजदूर इसके चपेट में आ गए। बाहर जो थे वो तो चले गए, वहाँ से भाग गए तेज़ी से, लेकिन जो लोग टैंक के अंदर थे वो बेहोश हो गए। बाद में कुछ लोगों ने मिलकर इनको निकाला। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इन्हें जब लाया गया तो ये बेहोश हो चुके थे, खासकर यहाँ से क्लोरीन गैस निकली है ऐसा बताया गया है। और इसमें से 3 जो हैं लेबर्स, उनकी हालत काफ़ी नाजुक है, जिनको रायपुर रेफर कर दिया गया है शाम तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऐसे हादसों से एक चीज़ उठती है, भारत की जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मानक है उन पर उंगली उठ रही है। और ऐसे हादसों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला होता है, उन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो अमेरिका की लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो चाइना को छोड़ने को तैयार हैं, वो वियतनाम या साउथ ईस्ट एशिया में जाने वाली थी, मेनली वियतनाम में, उनको लेकर के बात किया। और उसमें ये कहा गया कि हम आपको सब्सिडाइज रेट पे लैंड उपलब्ध कराएंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देंगे, लेबर सस्ता देंगे, स्किल्ड लेबर देंगे। ये सारी शर्तें बोली गई कि हम ऐसा करेंगे, उत्तर प्रदेश में ये कंपनियों को आना चाहिए। काफ़ी हद तक ये मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं सेफ्टी मेजर्स पे भारत के ऊपर एक उंगली उठता रहेगा और कहीं ना कहीं ऐसे डील्स कैंसिल हो सकते हैं। तो इससे हमें इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। 36 साल पहले भी एक ऐसी घटना घटी 2 दिसंबर 1984 को। कहाँ पर? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। एक कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी यूनियन कार्बाइड प्लांट, जो यूनियन कार्बाइड को बनाता था। वहाँ से एक गैस निकली रात में, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका रिसाव हुआ जिसमें आधिकारिक रूप से अगर आंकड़े देखे जाए जो सरकार के हैं उसमें 3787 लोगों की डेथ हुई। जबकि अगर एनजीओज की कई रिपोर्ट देखा जाए तो उसमें से 15,000 से भी अधिक लोगों की डेथ को बताया गया है कि उससे भी अधिक लोग की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या? इतनी तो मृत्यु बताई गई आधिकारिक रूप से भी, एनजीओज कुछ अलग ही डेटा दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आज के युग में भी, आज के समय में इतने सालों बाद भी, 36 साल बाद भी कैंसर, अंधेपन, सांस की समस्या से काफ़ी लोग पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वहाँ पर पुनर्वास के लिए काम करने वाली एनजीओ थी, एक टीम थी, भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन यानी BGIA ने एक दावा किया है कि अभी भोपाल में कोविड-19 जो चल रहा है उसमें 17 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 15 ऐसे लोग हैं जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के शिकार थे। मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड ने इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है इसे बहुत ही ज़्यादा
कमज़ोर कर दिया। अब आते हैं एलजी पॉलीमर्स कंपनी पर। एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लास्टिक, रेजिन और सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का हिस्सा है, इसका मालिकाना हक दक्षिण कोरियाई बैटरी निर्माता कंपनी एलजी केमिकल्स लिमिटेड के पास है। एलजी केमिकल्स ने 100% अधिग्रहण के साथ हिंदुस्तान पॉलीमर के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। मतलब हिंदुस्तान पॉलीमर्स को इसने कन्वर्ट किया एलजी के पॉलीमर्स में। ठीक है, जुलाई 1997 में उसका नाम बदलकर क्या कर लिया, एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उससे पहले क्या था, 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स स्थापित हुई थी। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में, जो पॉलीस्टीरीन और सह पॉलीमर यानी हल्का प्लास्टिक और सह पॉलीमर बनाते थे। ठीक है, 1978 में यूबी ग्रुप के स्वामित्व वाली एक कंपनी एमसी डॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड के साथ इसका विलय हुआ, जिसे बाद में एलजी पॉलीमर्स ने अधिग्रहित कर लिया 100% शेयर्स के साथ। और एलजी कहाँ की कंपनी है, दक्षिण कोरिया आधारित, दक्षिण कोरिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है, ये देखिए, ये देख के थोड़ा सा देखने लायक भी स्थिति नहीं है कि जानवरों के साथ भी ऐसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार टीमें वर्क कर रही हैं। ये देखिए, एक आर्मी का ऑफिसर कंधे पे बिठा के लेके जा रहा है। तो इस तरह की बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। तो आई होप जो लोग जीवित हैं उन्हें जल्दी स्वस्थ हों, और जो लोग का निधन हो गया है उनके परिवार को थोड़ी सहन शक्ति मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है किस्सा खवानी बाजार मैसेकर। किस्सा खवानी बाजार जो नरसंहार हुआ था उसके बारे में चर्चा में क्यों है। पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में हुए नरसंहार के हाल ही में 90 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, तो 90 साल पूरे हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतिहास का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भारतीय उपमहाद्वीप में खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, पढ़ा है आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया में, जिसे एक पश्तून स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी खान अब्दुल गफ्फार द्वारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में यानी पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार। कौन सा आंदोलन था, खुदाई खिदमतगार। कहाँ पे चल रहा था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। इस आंदोलन के सदस्य लाल रंग के कपड़े पहनते थे, अतः इन्हें क्या कहा जाता था, लाल कुर्ती मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, अब पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र के उत्मंजई शहर में जब खान अब्दुल गफ्फार एक सभा को संबोधित कर रहे थे तो ब्रिटिश पुलिस ने 23 अप्रैल 1930 को कुछ अन्य नेताओं के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब गिरफ्तार हुआ तो पब्लिक ने विरोध प्रदर्शन जताना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ उत्मंजई में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गया। अब ये आंदोलन तेजी से जब बढ़ रहा था, विरोध प्रदर्शन, तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया, किस्सा खवानी मार्केट तक। और किस्सा खवानी मार्केट कहाँ है, पेशावर में। पेशावर के ही रहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार जी। अब ब्रिटिश पुलिस आर्मी के साथ मिलकर भीड़ को हटाने की कोशिश में लग गई, पर शांतिप्रिय विरोध जताने वाली भीड़ हटने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं, हम नहीं हटेंगे, हमारे नेताओं को छोड़ा जाना चाहिए। जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने क्या किया, भीड़ पर सैनिक वाहनों को दौड़ा दिया। यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी जैसे जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी, तो गोलियां यहाँ नहीं चलाई गई। सेना ने क्या किया कि अपने वाहनों को उस भीड़ के ऊपर दौड़ा दिया, जिससे काफ़ी लोग उन गाड़ियों के नीचे आकर के मर गए। ठीक है, तो ये था किस्सा खवानी मैसेकर, एक नरसंहार था जो कि गाड़ियों के नीचे दबकर मरे थे लोग। 90 साल इसके पूरे हुए हैं। और ये कब हुआ था घटना, तो ये हुई थी 23 अप्रैल 1930 को। कहाँ पर, पेशावर में। ठीक, किस्सा खवानी मार्केट में। अब आते हैं थोड़ा सा खान अब्दुल गफ्फार के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1890 में, मृत्यु कभी 20 जनवरी 1988 में। जन्म स्थान पेशावर वर्तमान में, जो कि पाकिस्तान में। इनके कुछ अन्य नाम हैं, सरहदी गांधी, सीमांत गांधी, बच्चा खान या बादशाह खान। 1920 में उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। उद्देश्य क्या था, संयुक्त स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष भारत बनाना। कभी पाकिस्तान के समर्थक ये नहीं रहे, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, देश के विभाजन से सहमत नहीं थे और पाकिस्तान से अलग विचारधारा थी इनकी। पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्र पख्तूनिस्तान आंदोलन भी चलाया इन्होंने बाद में। ठीक है, 1970 में ये पुनः भारत भ्रमण पर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था भारत ने उन्हें भेड़ियों के सामने डाल दिया है तथा भारत से जो आकांक्षा थी एक भी पूरी ना हुई। भारत को इस बात पर बार बार विचार करना चाहिए। ये स्टेटमेंट थे उनके पाकिस्तान के लिए
कि उन्हें भेड़ियों के सामने डाल दिया गया। 1987 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये कौन से नंबर के विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, इनके अलावा किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इनकी ये संस्मरण ग्रंथ है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, 1969 में प्रकाशित हुई थी। 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया और ज़्यादा दिन नहीं जिए, उसी जनवरी महीने में ही 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उन्हें जलालाबाद, जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ दफनाया गया। एक दो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं, देख लीजिए, अलग न्यूज़ है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन सबको पता है कतर में होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आदिल खमीश है। ठीक है, आदिल खमीश। नए संसद भवन और अन्य कार्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना को सेंट्रल विस्टा परियोजना कहते हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है। तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत संसद भवन बनाया जा रहा है और अन्य कार्यालय बनाया। इसके बारे में डिटेल में किसी दिन, एक दिन में मैं वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किसने करा? आरोग्य सेतु काफ़ी फेमस रहा। कांग्रेस पार्टी, खासकर उसके लीडर राहुल गांधी जी ने इस पर उंगली भी उठाई, कुछ हैकर्स ने भी उंगली उठाई कि हमारी सेफ्टी के लिए खतरा है, हमारी इन्फॉर्मेशंस को लीक कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किया गया है इसका निर्माण, जिसे सबसे तेज़ 5 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज। अब आप लोग स्क्रीन पर भी क्लिक करके और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आप लोगों को कुछ ये समझ में आई होंगी। एक बार में ना समझ में आए इसे रिवाइंड करके दोबारा देखिए। चलिए, जय हिंद। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए इसे और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।